हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट एंट्री, जिसमें है ना स्टूडेंट्स को यूजुअली डाउट होता है कि एंट्री को लेके क्या करना चाहिए, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को लेकर। इनकम, जब कोई इनकम एडवांस में रिसीव हो जाती है, रिसीव्ड इन एडवांस, इसे हम प्री रिसीव्ड इनकम भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्री रिसीव्ड इनकम। इस इनकम को प्री रिसीव्ड वर्ड करके भी यूज़ किया जाता है। अब इसको आप किस तरीके से ट्रीट करोगे, मतलब आप अपने इसका ट्रीटमेंट आप किस तरीके से दिखाओगे। तो जब भी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस होता है तो आपको तो पहली बात मैं आपको बता दूं, जो फाइनल अकाउंट है वो फाइनल अकाउंट है ना करंट ईयर की हम पोजीशन को, करंट ईयर की पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए, करंट ईयर पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। फाइनल अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं कि भाई करंट ईयर की पोजीशन क्या है। तो आपको जितने भी मतलब जो है ना करंट ईयर रिलेटेड जितने भी इनकम होगी, इनकम रिलेटेड टू करंट ईयर, इनकम रिलेटेड टू करंट ईयर है, वो सारी की सारी है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम क्रेडिट साइड में इनकम को रिकॉर्ड कर लेते हैं। जो भी क्रेडिट साइड में हम इसको इनकम को रिकॉर्ड कर लेते हैं। अगर मान लीजिए ये इनकम आपको एडवांस में अगर कोई इनकम रिसीव हुई है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हुई है, इसका मतलब वो आपकी करंट ईयर रिलेटेड इनकम नहीं है। वो आपकी करंट ईयर रिलेटेड इनकम नहीं है, वो करंट ईयर रिलेटेड इनकम नहीं है। इसीलिए इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का इफेक्ट आपको क्या करना होता है, ये आपकी जिम्मेदारी हो गई भाई। फ्यूचर में ये अमाउंट आपको नहीं मिलने वाला है क्योंकि आपने एडवांस में इसको रिसीव कर लिया है, आपने एडवांस में रिसीव कर लिया है। इसीलिए ये आपके लिए लायबिलिटी हो जाती है, ये आपके लिए लायबिलिटी बन जाती है, क्योंकि आप इसे फ्यूचर में अब इस इनकम को रिसीव नहीं करने वाले हो, आपने एडवांस में इस इनकम को पा लिया है। इसीलिए ये आपकी लायबिलिटी है। बाद में फ्यूचर में वो आपका है ना क्या होगा, वो आपका फ्यूचर में आपको उसे ऐड करना है, करंट ईयर में आप उसे लायबिलिटी करके कंसिडर करने वाले हो। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस करंट ईयर के लिए आपके लिए वो लायबिलिटी हो गई, करंट ईयर के लिए वो लायबिलिटी हो गई है। इसीलिए आप उसे करंट ईयर में लायबिलिटीज़ के अंडर में आपको इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को लायबिलिटीज़ के अंडर में करंट ईयर में आपको रिकॉर्ड करना होगा, उसको लिखना होगा कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इसीलिए हम है ना, भले वो हमारी इनकम है लेकिन वो हमें एडवांस में मिली है, इसीलिए हम उसे लायबिलिटीज़ के अंडर में, उसे लायबिलिटीज़ के अंडर में रिकॉर्ड करते हैं, उसे लायबिलिटीज़ के अंडर में रिकॉर्ड करते हैं। एक एडजस्टमेंट तो ये होता है कि उसे रिकॉर्ड इन लायबिलिटी, तो एक एडजस्टमेंट इसका क्या होगा, आप लायबिलिटीज़ के अंडर में उस अमाउंट को रिकॉर्ड कर दो। और इसका जो दूसरा है इफेक्ट होता है वो क्या होता है कि जिस भी इनकम से रिलेटेड है, ये जिस भी इनकम से मतलब कंसर्न्ड इनकम, आपको क्या करना है, कंसर्न्ड इनकम से इसे क्या करना है, डिडक्ट करना है। तो दूसरा इसका जो इफेक्ट होता है कि डिडक्ट फ्रॉम कंसर्न्ड इनकम। जो कंसर्न्ड इनकम, मान लीजिए जैसे अभी मैं कंसर्न्ड इनकम में आपको एग्जाम्पल दूं कि रेंट रिसीव को लेकर है और एडवांस में रेंट रिसीव हो गया, तो जो रेंट आपका है वो क्रेडिट साइड में आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हो, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड से इसके क्या कर दोगे, आप उसको माइनस कर दोगे। तो आपको क्रेडिट साइड में इसको क्या कर देना है, डिडक्ट कर देना है। कंसर्न्ड इनकम, इनकम को हम कहाँ लिखते हैं, इनकम क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। कहाँ दिखाया जाता है, तो क्रेडिट साइड में प्रेजेंट किया जाता है इनकम को। तो ये है ना आपके नॉमिनल हो गया, नॉमिनल अकाउंट हो गया, और इनकम है इसीलिए क्रेडिट साइड में प्रेजेंट होता है। तो जब भी इनकम एडवांस में रिसीव हुई है तो हमको है ना, ये अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इनकम है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में
इसको रिकॉर्ड करेंगे तो वहाँ से हमको क्या करना है, इसको डिडक्ट कर देना है, क्योंकि हमको तो एक्चुअल पोजीशन, जो करंट ईयर की एक्चुअल पोजीशन है, जो करंट ईयर की एक्चुअल पोजीशन है वो हमको जाननी है, वो जाननी है। इसीलिए हमको उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जहाँ पे क्रेडिट साइड में इनकम रिकॉर्ड की होती है वहाँ से उसको माइनस कर दिया जाता है। डिडक्ट करना मतलब आप माइनस करते हो, डिडक्ट करने का मतलब होता है आप माइनस करते हो, डिडक्ट करना मतलब माइनस करते हो, तो वहाँ से तो आप माइनस कर दोगे। और उसका दूसरा एडजस्टमेंट जो उसका एडजस्टमेंट है वो आप क्या करते हो, लायबिलिटी के अंडर में उसको रिकॉर्ड करते हो, उसको लायबिलिटी में रिकॉर्ड करते हो। इसका अपोजिट होता है आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस इसका एग्जैक्टली अपोजिट होता है। तो मैं आपको इनकम रिसीव्ड इन एडवांस के बारे में मैं आपको बताई, और मतलब इसका बैलेंस शीट में इफेक्ट होता है कि आपको लायबिलिटीज के अंडर में इसको लिखना होता है बैलेंस शीट में। एक इफेक्ट ये एक इफेक्ट आप लायबिलिटी में दिखा दोगे, और एक आप है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जहाँ पे भी वो कंसर्न्ड इनकम, रिलेटेड इनकम जहाँ पे भी आपने रिकॉर्ड किया है उसका सेकेंड इफेक्ट वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड किया है, इसीलिए हम वहाँ से उसको माइनस कर देंगे। इसका अपोजिट, जैसे मैंने आपसे कहा, इसका अपोजिट होता है एक्सपेंसेस जो है आपने वो एडवांस में पेमेंट कर दिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसका अपोजिट होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है कि आपने एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। अब देखिए इसका इफेक्ट आप कैसे दिखाओगे, आपको तो करंट पोजीशन फाइंड आउट करनी है, आपको करंट ईयर की, जो फर्म की करंट ईयर पोजीशन आपको जाननी होती है। इसीलिए तो हमें ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। मतलब इसीलिए क्या प्रिपेयर किया जाता है, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। फाइनल अकाउंट इसीलिए करंट पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है। तो हमें ना जो भी है ना प्रीपेड एडवांस वाली चीज़ें हैं, जो एडवांस वाली चीज़ें हैं वो हम है ना करंट ईयर की बैलेंस शीट में हम दिखाते हैं, और उसको है ना जो करंट ईयर का जो प्रॉफिट एंड लॉस हमको फाइंड आउट करना है तो वहाँ से हम उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में हो सकता है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में भी कभी कभी आता है कि एडवांस में वेजेस पेड कर दिया तो हमको वेजेस के वहाँ से फिर हमको माइनस करना होता है। आपने एडवांस में पेमेंट की है तो फिर आपको ऐड करना, यहाँ पे ये एडवांस में पेमेंट किया है तो मतलब आपको वहाँ से वेजेस में से माइनस करना होता है। और अगर आपने एडवांस सैलरी, समझ लीजिए यहाँ पे प्रीपेड सैलरी बोल देती हूँ मैं, प्रीपेड सैलरी आपके लिए शब्द आ गया कि प्रीपेड सैलरी है, तो प्रीपेड सैलरी है तो उसका इफेक्ट आप कैसे दिखाओगे प्रीपेड सैलरी का, तो आपको क्या करना है, एक तो आपको सैलरी में से माइनस करना है, सैलरी में से आपको क्या करना है, डिडक्ट फ्रॉम सैलरी, सैलरी से आपको डिडक्ट करना है, माइनस सैलरी में से माइनस करो प्रीपेड अमाउंट को, प्रीपेड सैलरी को। और है ना इसका दूसरा इफेक्ट आपको कहाँ दिखाना होता है, एसेट के अंडर में, एसेट, ये आपके लिए एसेट हो गया, क्योंकि अब फ्यूचर में आपको है ना सैलरी का पेमेंट जितना कंसर्न्ड अमाउंट है उतना आपको फ्यूचर में पेमेंट नहीं करना होगा, फ्यूचर में आपको पेमेंट नहीं करना होगा। अगर मैं है ना प्रीपेड वेजेस की बात करूं, प्रीपेड वेजेस की बात करूं तो इसका इफेक्ट कैसे आएगा, जो प्रीपेड वेजेस को लेकर, तो प्रीपेड वेजेस आपको पता है, वेजेस आप रिकॉर्ड करते हो ट्रेडिंग अकाउंट में, राइट। तो आप क्या करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस के अंडर में जाओगे और वहाँ से माइनस फ्रॉम वेजेस, माइनस वेजेस में से माइनस कर दोगे, डिडक्ट कर दोगे, क्योंकि प्रीपेड है, क्योंकि आपको तो करंट ईयर का ही खर्चा रिकॉर्ड करना है, करंट ईयर का ही रिकॉर्ड करना है, इसीलिए जो एडवांस है उसको माइनस कर दोगे, और इसका जो सेकेंड इफेक्ट है आप क्या कर दोगे, उसको एसेट के अंडर में दिखा दोगे। तो आपको ये याद रखना है कि एसेट के अंडर में क्या आता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट्स के अंडर में आ जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कोई भी खर्चे हो वो कंसर्न्ड खर्चे के वहाँ से माइनस करो और उस खर्चे को एसेट के अंडर में लिख दो। कोई भी एडवांस इनकम है तो है ना कंसर्न्ड उसमें से माइनस करो इनकम को, और फिर आप उसको क्या कर दो, आप लायबिलिटीज के अंडर में उसको लिख दो। तो इस तरीके से आपको इसका इफेक्ट दिखाना होता है। एक और इसी से रिलेटेड हम बात कर लेते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड आउटस्टैंडिंग इनकम की। तो जब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की जब हम बात करते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस,
आपके दरवाजे के बाहर खर्चा खड़ा है, आपने अभी तक दिया नहीं, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, ये करंट ईयर का है। मतलब आपने करंट ईयर का कुछ खर्चा है, करंट ईयर का एक्सपेंसेस पेमेंट नहीं किया, करंट ईयर रिलेटेड हो गया, ये करंट ईयर रिलेटेड होता है, ये रिलेटेड आपने पेमेंट नहीं किया है, नॉट येट पेड, नॉट येट पेड, आपने अभी तक उसे पे नहीं किया है, आपको पे तो करना पड़ेगा। तो पे करना है मतलब आपको ये क्या करना पड़ेगा, ये जो आउटस्टैंडिंग, मान लीजिए सैलरी की मैं ले लेती हूँ एग्जांपल, तो आउटस्टैंडिंग अगर आपकी सैलरी है, बकाया है सैलरी करंट ईयर की है, तो ऐड टू सैलरी, तो आपको क्या करना होगा, सैलरी में ऐड करना होगा। और इसका दूसरा इफेक्ट आपकी लायबिलिटी है, जवाबदारी है, जिम्मेदारी, आपने दिया नहीं है तो देना है, तो ये आपकी लायबिलिटी हो गई, इसीलिए आप इसको लायबिलिटी के अंडर में रिकॉर्ड करोगे। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम लायबिलिटी में रिकॉर्ड करते हैं। तो आप है ना अपने हिसाब से शॉर्ट में इसको याद रखिए कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वो लायबिलिटी के अंडर में आता है, एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी के अंडर में आता है। और इसके अपोजिट प्रीपेड एक्सपेंसेस है, वो कहाँ आता है, वो एसेट्स के अंडर में आता है। देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी के अंडर में लिखेंगे, एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम एसेट्स के अंडर में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने एडवांस में पे किया है, यहाँ पे हमने पे नहीं किया, हमारी जिम्मेदारी है, करंट ईयर का है, हमको पे करना है। और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, हमने एडवांस में है ना रिसीव कर ली है, तो अब हमको फ्यूचर में ये वाली इनकम नहीं मिलने वाली है, ये करंट ईयर रिलेटेड नहीं है, इसीलिए हमने इसको लायबिलिटी में रिकॉर्ड किया। और अब हम बात करते हैं, अगर यहाँ पे हम लिखते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम की, मतलब हमको रिसीव होनी बाकी है, आउटस्टैंडिंग इनकम ये अभी रिसीव होनी बाकी है, रिसीव नहीं हुई है, नॉट येट रिसीव्ड, इसका मतलब हमें रिसीव नहीं हुई है, और ये करंट ईयर रिलेटेड है, ये करंट ईयर की है, क्योंकि रिसीव नहीं हुए, करंट ईयर रिलेटेड हो गई। फाइनल अकाउंट की बात कर रही हूँ मैं, करंट ईयर रिलेटेड है, यहाँ पे मैं फाइनल अकाउंट को लेके ही बता रही हूँ आपको, करंट ईयर रिलेटेड है, रिसीव नहीं हुई है, तो आपको क्या करना है, इनकम, जब इसको, ये जो आउटस्टैंडिंग इनकम है, इसको हम इनकम रिसीवेबल भी बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, इनकम रिसीवेबल, मतलब मिलना बाकी है, रिसीवेबल। तो इनकम रिसीवेबल जब होती है, आउटस्टैंडिंग मतलब इनकम है, आउटस्टैंडिंग इनकम को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, तो मान लीजिए आपका आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, आउटस्टैंडिंग रेंट रिसीव, आउटस्टैंडिंग रेंट, या ब्रैकेट में लिखो रिसीवेबल, ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट। तो ये जो आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब ये है ना, एक्सपेंसेस वाली बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग रेंट जो अगर आपको इनकम के अंडर में होगा, आपको ये है ना ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में मतलब ये आपको एडजस्टमेंट में दिया गया रहेगा कि ये इनकम है, ये जो इनकम हमको रेंट मिलना था वो हमको नहीं मिला है, तो इस केस में ये रिसीवेबल है मतलब मिलना बाकी है, तो आपको ऐड करना है। यहाँ पे ये कहाँ पे ऐड होगा, तो ये जो सैलरी है वो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आती है, डेबिट DR मतलब डेबिट साइड में आती है, और जो रेंट इनकम वाला रेंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है। तो क्रेडिट साइड में जाके हमको प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में इनकम के अंडर में जाके ऐड करना है, और इसका जो नेक्स्ट सेकेंड इफेक्ट है वो हम दिखाएंगे एसेट में, ये एसेट में आना चाहिए हमारा, ये कहाँ आना चाहिए, एसेट में आना चाहिए। तो मतलब आपको इन शॉर्ट याद रखना है कि जो है ना इनकम रिसीवेबल है, इनकम रिसीवेबल मिलनी जो बाकी है, रिसीवेबल, उसको हम एसेट्स के अंडर रिकॉर्ड करते हैं, एसेट्स में रिकॉर्ड करेंगे, और प्रीपेड एक्सपेंसेस है उसको भी हम एसेट में रिकॉर्ड करते हैं। आप अपने वे में इसको याद कीजिए। और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को हम लायबिलिटीज़ में लिखते हैं, एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम कहाँ पे लिखते हैं, लायबिलिटीज़ के अंडर में लिखते हैं। तो इस तरीके से आपको इसको इन जनरल आपको समझना होगा कॉन्सेप्ट को, और अपने हिसाब से इसको माइंड में लॉक कर लेना है, याद कर लेना है। तो आई होप आपको ये वीडियो से है ना आपका ये जो कॉन्सेप्ट है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड इनकम रिसीवेबल का लेके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। आपको चाहिए तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और वैसे तो मैंने एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से दे दिया है, आप वीडियो सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कन्फ्यूजन होगा तो फिर वीडियो सुनो, फिर ध्यान में आ जाएगा कि किस तरीके से करना है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। डोंट बी सेल्फिश, लेट
help each one. Okay, thank you very much. God bless you all, dear students.